नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 15 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमसे कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। हमसे WLAN का फुल फॉर्म पूछा गया है। WLAN, आपने LAN का फुल फॉर्म पढ़ा होगा। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें W ऐड कर दिया गया है जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो LAN नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जब उसको वायरलेस टेक्निक से बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है WLAN और WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। WLAN का फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड से। MS वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की सुविधा प्रदान करता है। MS वर्ड में हम जो फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। MS वर्ड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन .docx होता है। हम MS वर्ड में जो फाइल बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट मतलब उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं और साइज को घटा सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, मतलब MS वर्ड के पेज को अधिकतम कितने परसेंट तक जूम किया जा सकता है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 500। MS वर्ड में हम पेज को 500% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम मतलब न्यूनतम 10% तक जूम किया जा सकता है। अधिकतम 500% तक और न्यूनतम मतलब मिनिमम 10% तक जूम किया जा सकता है। और बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप जो जूम परसेंटेज होता है वह होता है 100%। जूम ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है 100%, जिसे हम 500% तक ले जा सकते हैं और कम कर सकते हैं 10% तक। जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Scroll। कंट्रोल के साथ यदि हम माउस के स्क्रॉल को अप डाउन करेंगे तो हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहां पर हमने जूम ऑप्शन से संबंधित कई क्वेश्चन एक साथ तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500%। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक सैंपल डॉक्यूमेंट बनाया है। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन करते हैं, जूम इन, तो आप देख सकते हैं अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है और यदि हम इसे जूम आउट करें, छोटा करें, तो इसे न्यूनतम 10% तक किया जा सकता है। MS वर्ड में मिनिमम जूम परसेंटेज होता है 10, मैक्सिमम होता है 500 और बाय डिफॉल्ट होता है 100%। जूम की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Scroll। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500%। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR क्या है? OCR एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस। OCR एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यह स्कैनर का एक टाइप होता है, स्कैनर का। OCR एक स्कैनर होता है जो किसी डॉक्यूमेंट को, किसी लेटर को स्कैन करने के बाद एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हम नॉर्मल स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट या लेटर स्कैन करते हैं तो वह इमेज के रूप में स्कैन होता है, इमेज के रूप में, जबकि हम OCR स्कैनर से यदि किसी डॉक्यूमेंट को, किसी लेटर को स्कैन करेंगे तो उसे हम आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। तो OCR एक इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एरर को बताने का काम करता है। ब्लैंक एरर को बताने का काम करता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैंक एरर को बताने का काम करता है। यदि हमारे डेटा में, हमारी इंफॉर्मेशन में कोई एरर आ जाती है तो उसको बताने का काम कौन करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से या कंप्यूटर सिक्योरिटी से पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वह बाइनरी फॉर्मेट में होता है, 0-1 के फॉर्मेट में होता है। जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, शेयर किया जाता है, वह 0-1 के फॉर्मेट में होता है। और कुछ कंडीशन में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यह 0 का 1 हो सकता है या 1 का 0 हो सकता है। मतलब हमारा डेटा चेंज हो जाता है, जिस कारण से डेटा में एरर आ जाती है। और एरर को बग भी कहा जाता है। किसी सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर को कंप्यूटर में बग कहा जाता है। जब किसी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है तो उसे बग कहा जाता है। यहां पर हमसे पूछा गया है ब्लैंक एरर को बताने का काम करता है। जो हमारा डेटा बाइनरी फॉर्मेट में है, 0-1 के फॉर्मेट में है, यदि इसमें कोई एरर आ जाती है तो उस एरर को ढूंढने के लिए एरर डिटेक्शन कोड यूज किए जाते हैं। एरर डिटेक्शन कोड। और एरर को सुधारने के लिए, एरर को सही करने के लिए एरर करेक्शन कोड भी होते हैं। एरर डिटेक्शन कोड एरर को ढूंढते हैं, उनको बताते हैं, जबकि एरर करेक्शन कोड एरर को करेक्ट करते हैं। एरर डिटेक्शन कोड होते हैं पैरिटी बिट और चेकसम, पैरिटी बिट और चेकसम। और एरर करेक्शन कोड होता है हैमिंग कोड, हैमिंग कोड। एरर डिटेक्शन कोड होते हैं पैरिटी बिट और चेकसम और एरर करेक्शन कोड होता है हैमिंग कोड। तो यहां पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। पैरिटी बिट एरर को बताने का काम करता है। पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट होती है जिसे डेटा में ऐड किया जाता है। 0 या 1 यह बिट होती है जिसे डेटा में एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, जो कि डेटा में आने वाली एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पैरिटी बिट का यूज डेटा में एरर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और गेट में A=1 B=1 इनपुट करने पर क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? और गेट में A=1 और B=1 इनपुट करने पर क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन लॉजिक गेट से पूछा गया है, लॉजिक गेट से। और लॉजिक गेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक टॉपिक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट हमें पढ़ने मिलते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक सर्किट होता है जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स को बनाने में यूज किया जाता है। जो भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वह सभी लॉजिक गेट के माध्यम से ही वर्क करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो चिप होती हैं, जो सर्किट होते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। लॉजिक गेट डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब जो भी डिजिटल कंप्यूटर हैं जो 0-1 पर वर्क करते हैं, उनको बनाने के लिए लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। कई प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि और गेट में यदि हम
A इक्वल 1 इनपुट करेंगे और B इक्वल 1 इनपुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। यहां पर हम और गेट के सभी कॉम्बिनेशन को समझने वाले हैं कि मतलब और गेट में यदि हम कौन सा इनपुट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। और गेट में हम एक A इनपुट करेंगे, एक B इनपुट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा यहां पर फॉर एग्जाम्पल बाय। तो हम A और B की वैल्यू एक बार इनपुट कर सकते हैं 0 0, A भी 0 है B भी 0 है। इसके अलावा हम इनपुट कर सकते हैं A को 0 B को 1। इसके अलावा हम इनपुट कर सकते हैं A1 B0 और हम इनपुट कर सकते हैं A1 और B1। यहां पर हम एंड गेट में या और गेट में A और B की वैल्यू के 4 कॉम्बिनेशन इनपुट कर सकते हैं। एक बार दोनों इनपुट 0 हैं, एक बार एक 0 है दूसरा 1 है, तीसरी बार एक 1 है दूसरा 0 है और लास्ट टाइम दोनों इनपुट हमने 1 करे हैं। अब इन इनपुट के आधार पर हमें आउटपुट प्राप्त होगा। और गेट में यदि दोनों इनपुट 0 होते हैं, दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। एक 1 है एक 0 है तो भी 1 प्राप्त होगा और दोनों इनपुट 1 होंगे तो भी 1 प्राप्त होगा। और गेट जो होता है यह एक भी इनपुट 1 होने पर 1 आउटपुट दे देता है। और गेट में यदि हमारा एक भी इनपुट 1 हो जाता है या सभी इनपुट 1 हो जाते हैं तो हमें 1 आउटपुट प्राप्त होता है। मतलब A इक्वल 1 B इक्वल 1 इनपुट करने पर 1 आउटपुट हमें प्राप्त यहां पर होगा। और गेट में 4 iनपुट किए जा सकते हैं और उन चारों के हमने आउटपुट भी समझे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। और गेट में A इक्वल 1 B इक्वल 1 इनपुट करने पर 1 रिजल्ट प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किस की बनी होती है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किस की बनी होती है। कंप्यूटर सिस्टम में जो आईसी चिप होती है वह किस मटेरियल की बनी होती है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है और आईसी चिप सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है। सिलिकॉन मटेरियल से कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। आईसी चिप सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। तो हमसे पूछा गया था किस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। वह होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किसके साथ किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से। मेमोरी का एक टाइप होती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस या ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क वह होती हैं जो ग्लास या पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं। ऐसी डिस्क जो ग्लास या प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है पॉलीकार्बोनेट उससे बनी होती हैं, उन्हें कहा जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि CD,
डीवीडी, सीडीआर, सीडी रोम, CDRW, यह सभी होती हैं हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस या ऑप्टिकल डिस्क, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, जो कि पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और एक होती है CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो यहां पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो CD-ROM है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का यूज करने वाली डिस्क होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग CD-ROM के साथ किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क से कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है। कई कंप्यूटर्स को मिलाकर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, और कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ रूल्स यूज किए जाते हैं, नियम यूज किए जाते हैं। उन रूल्स के सेट को कहा जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का सेट होता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल का अर्थ होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल का अर्थ सेट ऑफ रूल्स से होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सिस्टम में ब्लैंक मैकेनिज्म मतलब तंत्र को अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किसी भी सिस्टम में ब्लैंक मैकेनिज्म का उपयोग या ब्लैंक मैकेनिज्म को अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, तंत्र है, जो किसी अनऑथराइज्ड यूजर को रोकता है और उसे प्रतिबंधित कर देता है। मतलब किसी रिसोर्स का एक्सेस, किसी रिसोर्स को उपयोग करने का अधिकार किस यूजर के पास है, किस यूजर के पास नहीं है, यह चेक करता है। अनऑथराइज्ड यूजर कौन से होते हैं? अनऑथराइज्ड यूजर वह कहलाते हैं जिनके पास किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है अनऑथराइज्ड यूजर। मतलब ऐसे यूजर जिसके पास किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। तो किसी यूजर की परमिशन को, किसी यूजर की आइडेंटिफिकेशन को चेक करने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी यूजर की पहचान करता है कि किस यूजर के पास किस रिसोर्स का एक्सेस है, किस रिसोर्स का एक्सेस नहीं है। यह चेक करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जिसमें यूजर के फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है, थंब एक्सप्रेशन को स्कैन किया जाता है, रेटिना को स्कैन किया जाता है, वॉइस रिकॉग्निशन किया जाता है, साथ ही साथ फेस डिटेक्शन का भी यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस कंट्रोल। किसी सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बाइट को ब्लैंक भी कहा जाता है। हाफ बाइट को ब्लैंक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हाफ बाइट को ब्लैंक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर में जब भी हम कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो उस डेटा की
क्वांटिटी को, उस डेटा की मात्रा को नापने के लिए, डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। जो भी डेटा स्टोर किया जाता है उस डेटा की मात्रा को, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट जिसे बाइनरी नंबर भी कहा जाता है, इसमें दो ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है। 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है और 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाफ बाइट को ब्लैंक भी कहा जाता है। एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? 8। और यदि हम एक बाइट को हाफ कर दें तो कितनी बिट बचेंगी? 4। और 4 बिट से मिलकर बना होता है निबल, मतलब हाफ बाइट को निबल कहा जाता है। एक बाइट में होती हैं 8 बिट, और जब हम एक बाइट को आधा करेंगे तो बचेंगी 4 बिट, और 4 बिट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम निबल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ बाइट को निबल भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर वेबसाइट के पास ब्लैंक होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के अदर पेज ओपन होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतर वेबसाइट के पास ब्लैंक होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के अदर पेज ओपन होते हैं। एक वेबसाइट से संबंधित क्वेश्चन है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। जब बहुत सारे वेब पेज को आपस में मिला दिया जाता है तो एक वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं और प्रत्येक वेबसाइट में पहला पेज होता है होम पेज। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या बोला जाता है? होम पेज बोला जाता है। और वेबसाइट के अदर जितने भी पेज होते हैं वह सभी होम पेज से लिंक होते हैं। मतलब अधिकतर वेबसाइट के पास होम पेज होता है। होम पेज मतलब वेबसाइट का फर्स्ट पेज, एंट्री पेज, जिससे वेबसाइट के अदर पेज लिंक होते हैं। यदि हम वेबसाइट का होम पेज ओपन कर लेते हैं तो हम अदर पेजेस पर भी जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतर वेबसाइट के पास होम पेज होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट के अदर पेज ओपन हो जाते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वेब ब्राउजर का यूज किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं जैसे कि नेट एस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ेक, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं, लेकिन अजूर नाम का कोई वेब ब्राउजर नहीं होता है। अजूर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अजूर कोई वेब ब्राउजर नहीं है, अजूर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है अजूर। अजूर तो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक्टिव गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में एक्टिव गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए
किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में एक्टिव गो टू टैब के साथ, मतलब जब कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, विंडो खुलेगी, तो उसमें कौन सा टैब एक्टिव होना चाहिए, गो टू का। फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में यदि हम किसी शब्द को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन यूज होता है फाइंड। किसी भी वर्ड को, कैरेक्टर को, सेंटेंस को सर्च करने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज किया जाता है। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। एक ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदलने की सुविधा देता है। फाइंड किए गए वर्ड को नए वर्ड से बदलने के लिए रिप्लेस का यूज किया जाता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। और एक ऑप्शन होता है गो टू। गो टू ऑप्शन क्या करता है, गो टू ऑप्शन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डायरेक्ट पहुंचने की सुविधा देता है। गोटू के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में एक लोकेशन से डायरेक्ट दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं। गोटू की 2 शॉर्टकट की होती हैं, एक होती है Ctrl+G और एक होती है F5 फंक्शन की। फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F, रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H और गोटू की 2 शॉर्टकट की होती हैं Ctrl+G और F5 फंक्शन की। यदि हम एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करेंगे, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खोलेंगे, तो इस विंडो में 3 ऑप्शन एक साथ होते हैं। इसी विंडो में होता है फाइंड ऑप्शन, इसी विंडो में होता है रिप्लेस ऑप्शन और इसी विंडो में होता है गो टू ऑप्शन। लेकिन यदि हम Ctrl+G से या फिर F5 फंक्शन की से इस ऑप्शन को चलाएंगे तो हमारे सामने जो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुलेगी उसमें गो टू ऑप्शन का टैब सिलेक्ट होता है, गो टू ऑप्शन का टैब एक्टिव हो जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में Ctrl+F को प्रेस करें तो फाइंड या नेविगेशन का डायलॉग बॉक्स आता है। यदि हम Ctrl+H को प्रेस करें तो हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होती है जिसमें 3 टैब होते हैं। पहला टैब होता है फाइंड, दूसरा टैब होता है रिप्लेस, तीसरा टैब होता है गो टू। लेकिन आप देख सकते हैं हमने Ctrl+H को प्रेस किया तो इन तीनों टैब में से कौन सा टैब एक्टिव हो गया, रिप्लेस, क्योंकि रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। और यदि हम Ctrl+G को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं विंडो वही ओपन हुई है फाइंड एंड रिप्लेस की, लेकिन कौन सा टैब एक्टिव हो गया है, गो टू का। यही काम हम F5 फंक्शन की से भी कर सकते हैं। F5 फंक्शन की भी गो टू की शॉर्टकट की है, मतलब F5 को प्रेस करके फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होगी जिसमें गो टू टैब एक्टिव हो जाएगा और यही विंडो हम Ctrl+G से भी ओपन कर सकते हैं। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। एमएस वर्ड में एक्टिव गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए F5 फंक्शन की का या Ctrl+G शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में यदि हमें एक नई वर्कबुक बनानी है, नई वर्कबुक क्रिएट करनी है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में वर्कबुक का मतलब होता है एक्सेल की फाइल। एक्सेल की फाइल को क्या बोला जाता है, वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1 और एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट जिसका डिफॉल्ट नेम होता है शीट1। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय एक नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। वर्कबुक बनानी है नई, मतलब एक नई फाइल बनानी है और नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+N। एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। वर्कबुक का मतलब होता है एक्सेल की फाइल जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1
और MS एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन होता है .xlsx। MS एक्सेल की वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। कंट्रोल भी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, पेस्ट की। कंट्रोल S सेव की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल X कट की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नई वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। हम पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हैं उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। जब हम अपनी स्लाइड पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को हम पावर पॉइंट में Ctrl+Shift+F शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+F शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारा प्रेजेंटेशन ओपन है। यदि हम Ctrl+Shift+F को प्रेस करते हैं, Ctrl+Shift+F को प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। Ctrl+Shift+F से पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इंटरनेट सर्विस का उपयोग वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जाता है? इनमें से किस इंटरनेट सर्विस का उपयोग वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जाता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट से संबंधित कि किस इंटरनेट सर्विस का उपयोग वर्चुअल मीटिंग के लिए किया जाता है। वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट के माध्यम से कोई भी यूजर मीटिंग से कनेक्ट हो सकता है। मतलब जो यूजर जिस लोकेशन पर है वह अपनी किसी डिवाइस से, मोबाइल से, लैपटॉप से मीटिंग से जुड़ सकता है, वह कहलाती है वर्चुअल मीटिंग। जैसे कि आप सभी अभी अपने अपने घर से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब यह क्या कहलाएगा? वर्चुअल स्टडी, मतलब वर्चुअल तरीके से पढ़ना। ऐसे ही जब हम कोई वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसे कहा जाता है वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग मतलब जो यूजर जिस लोकेशन पर होता है वह इंटरनेट के माध्यम से उसी लोकेशन से मीटिंग से कनेक्ट हो जाता है। मतलब किसी भी यूजर को फिजिकली मीटिंग में ऐड नहीं होना पड़ता है। कोई भी यूजर किसी भी लोकेशन से मीटिंग में ऐड हो सकता है। उसके लिए यूज किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्चुअल मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही देखा था। एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने माइक्रोसॉफ्ट अजूर को देखा था। माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से कई प्रकार की सर्विस उपलब्ध कराता है। करंट टाइम पर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज बहुत अधिक किया जा रहा है। आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विसेज यूज करते हैं वह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से यूजर को कई प्रकार की सर्विस उपलब्ध कराती है, जैसे कि ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना, डेटा को अपलोड करना, यह होता है क्लाउड। क्लाउड के मल्टीपल कंपनी के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि गूगल कंपनी का, अमेजॉन कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। उसी में से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है अजूर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है अजूर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स
किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में लाइनेक्स से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैंक पोर्ट एक समय पर एक बिट को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैंक पोर्ट एक समय पर एक बिट को ट्रांसफर करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर के पोर्ट से संबंधित है। पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट एक ऐसी लोकेशन है जिससे हम किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कई प्रकार के पोर्ट होते हैं। पोर्ट जैसे कि USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, PS2 पोर्ट, VGA पोर्ट, कई प्रकार के पोर्ट कंप्यूटर में होते हैं। हमसे पूछा गया है ब्लैंक पोर्ट एक समय पर एक बिट को ट्रांसफर करता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक होता है सीरियल पोर्ट, सीरियल मतलब जो सीक्वेंस वाइज काम करता है, और एक होता है पैरेलल पोर्ट, पैरेलल मतलब जो एक साथ कई डेटा बिट को ट्रांसफर करता है। पैरेलल का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल, समांतर रूप से, और एक होता है सीरियल। तो सीरियल पोर्ट जो होता है वह एक समय पर एक बिट को ट्रांसफर करता है, जबकि पैरेलल पोर्ट एक समय पर 8 बिट को ट्रांसफर करता है। 8 बिट को, मल्टीपल बिट को ट्रांसफर करने के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाता है, जबकि सिंगल बिट को एक समय पर ट्रांसफर करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता है। सीरियल पोर्ट एक समय पर एक बिट को ट्रांसफर करता है, जबकि पैरेलल पोर्ट एक समय पर 8 बिट को ट्रांसफर करता है। पैरेलल पोर्ट को LPT पोर्ट भी कहा जाता है, जो कि जर्नली प्रिंटर के साथ यूज किया जाता है। LPT का फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल, लाइन प्रिंट टर्मिनल। पैरेलल पोर्ट को LPT पोर्ट भी कहते हैं, जो कि जर्नली प्रिंटर के साथ यूज होता है, बड़ी साइज का होता है, जो कि एक समय पर 8 बिट को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि सीरियल पोर्ट एक समय पर एक बिट को ट्रांसफर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरियल पोर्ट एक समय पर एक बिट को ट्रांसफर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।